दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है निर्माण क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो साइंस का वीडियो है। एक बात बता दें कि प्ले लिस्ट में करंट अफेयर का लगभग जनवरी से करंट अफेयर दिया गया है, बीच में 2 महीने का नहीं है, क्योंकि हम बाद में बनाए हैं। तो आप लोग अगर करंट अफेयर का वीडियो देखना चाहते हैं तो 13 वीडियो डाला हुआ है, जो जनवरी से कोशिश की गई है बनाने का। कुछ मिस भी है उसमें, लेकिन देख लीजिएगा, बिहार दरोगा परीक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदे मिलेगा। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो भी है, प्ले लिस्ट में जाके आप सब वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जितना बढ़ेगा हम लोग भी मतलब उतना ही जोश से काम करेंगे। आज का वीडियो साइंस का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटा छोटा वीडियो लाने का कारण ये है कि अगर हम किसी बाहर वाले से PDF बनवाते हैं तो कंटेंट में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। कंटेंट हम खुद देखते हैं, चेक करते हैं क्या पूछने की संभावना है, इसलिए आप देखते होंगे तो कंटेंट में जान रहता है, इसलिए वीडियो छोटा बनता है। चलिए शुरू करते हैं, आइए। पहला सवाल है, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मरकरी एवं नियान। याद रखिएगा, मरकरी एवं नियान गैस भरी रहती है। आगे देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जिनान या नियान गैस भरी जाती है। याद रखिएगा। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन भी भरी नहीं जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, वायु भी नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, आप समझ जाइएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगा होता है। अब बॉल में देखते हैं कि ऐसे तार जो लगा रहता है वो टंगस्टन का बना होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन, आर्गन गैस भरी रहती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन, आर्गन गैस भरी रहती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली उक्ति को कहते हैं? उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है, मैंने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट मतलब AC को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट DC में परिवर्तित कर देता है। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो AC को DC में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, AC को DC में परिवर्तित करता है। आगे आइए। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह आप देखते हैं कि सैटेलाइट जो ऊपर भेजा जाता है तो उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों उसमें ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो ऊर्जा सूर्य से ग्रहण करता है, सूर्य की रोशनी से। इसके लिए उसमें सौर सेल लगा होता है, सौर सेल। याद रखिएगा, जो कृत्रिम सैटेलाइट है, मतलब हम लोग जो उपग्रह इसरो या नासा सब जो उपग्रह भेजता है उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, और उसको प्राप्त करने के लिए सौर सेलें लगे होती है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? आजकल आप सोलर सेल की चर्चा बहुत सुने होंगे, जो सूर्य की रोशनी से विद्युत उत्पन्न करती है। उसमें क्या बना होता है? आंसर दे दीजिए। उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। याद रखिएगा, सौर सेल सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट, सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में ऐसे सवालों का संग्रह किया गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछता है। आप लोग हो सकता है कि जान ही रहे होंगे, रिवीजन हो जाएगा। चलिए,
सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? देखिए, जब विद्युत किसी तार या किसी माध्यम से प्रवाहित होता है तो उसका प्रतिरोध होता है, तो सबसे कम प्रतिरोध किस में है? तो उत्तर हो जाएगा चांदी में। चांदी में, देखिए चांदी में सबसे कम प्रतिरोध है, लेकिन आप जानते हैं कि चांदी महंगा है, इसलिए चांदी का तार लोग नहीं लगाता। लेकिन सेकेंड स्थान पर तांबा आता है, कॉपर, तो लोग देखते हैं घर में कॉपर का तार लगाता है, इसका बहुत कम प्रतिरोध है चांदी का। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व हो गया चांदी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की ही होती है। इसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा की विद्युत चालकता होती है। समझे ना, माने धीरे धीरे कम से प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? उत्तर हो जाएगा इसमें जर्मेनियम। अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम, याद रखिएगा। देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है, याद कर लीजिएगा, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? देखिए सब तो नाभिकीय ईंधन ही है, लेकिन भारत में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? उत्तर हो जाएगा थोरियम। थोरियम, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोरियम केरल में बहुत पाया जाता है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। क्या है? मोनाजाइट है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम के अनुमानतः भंडार 4.5 लाख टन है, लेकिन थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपको केरल में। समझे ना, आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो विस्फोट किया जाता है उसमें नाभिक टूटता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उससे बहुत क्षति होती है, रेडिएशन होता है। तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है, याद रखिएगा। जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पे है, मतलब नाभिक जुड़ता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे क्षति होती है। तो परमाणु बम में नाभिक टूटता है, मतलब विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में नाभिक जुड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम का जब लाइफ खत्म हो जाता है तो क्या में परिवर्तित हो जाता है? इसमें से उत्तर दे सकते हैं। सवाल एक बार और पढ़ देते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है क्या? तो यूरेनियम लास्ट में सीसा में परिवर्तित हो जाता है जब उसकी वायु खत्म हो जाती है। किस में हो जाता है? सीसा में परिवर्तित हो जाता है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद लेड है। क्या है? लेड। लेड मतलब सीसा है। क्या है? सीसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल एक बार और सुन लीजिए। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
कल्पकम तमिलनाडु में वर्ष 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारी जल DTO होता है, DTO तो बनाया जाता है ट्राम्बे में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ट्राम्बे में बनाया जाता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में भारी जल के उत्पाद की जिम्मेदारी ट्राम्बे मुंबई स्थित भारी जल बोर्ड की है। देखिए, यह भी पूछा जाता है कि भारी जल बोर्ड कहाँ है, तो मुंबई के ट्राम्बे में है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है। जो भारी जल बोर्ड है वहाँ भारी जल बनाने वाली 7 फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ बनता है। याद रख लीजिएगा, भी पूछता है बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। एक बार और पढ़ देते हैं। भारत में भारी जल के उत्पाद की जिम्मेदारी मुंबई स्थित भारी जल बोर्ड की है, मुंबई के ट्राम्बे में, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन में स्थित है। नेक्स्ट, यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला देख लीजिए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, आप जानते हैं कि कल्पकम में है, तमिलनाडु में। अगला है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये जानते हैं आप, हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह गलत है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। तो दोस्तों, इसमें मतलब कौन सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा सी, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। अन्य तीनों विकल्पों में युग्म सम्मिलित है। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, क्यों? मंदक के रूप में, माने विखंडन को मंद करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो परमाणु भट्टी होता है उसमें परमाणु जो टूटता है तो चेन रिएक्शन होता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। नहीं कंट्रोल करेंगे तो परमाणु बम बन गया। तो कंट्रोल करते हैं और उससे विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग उसको मंद करने के लिए, विखंडन को मंद करने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल एवं साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाला शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमानों पर भी अपने गुण बनाए रखता है। तथापि आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में साधारण जल का भी मंदक के रूप में कार्य हो जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि ग्रेफाइट का प्रयोग क्या होता है, किस में होता है, तो मंदक के रूप में होता है। भारी जल का भी प्रयोग मंदक के रूप में होता है। साधारण जल का भी, अब आधुनिक जो रिएक्टर बन रहा है उसमें साधारण जल का भी उपयोग मंदक के रूप में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।